जो डिटरमिनेंट की जान है। तो अगर आपको जान समझ आ गया तो भाई डिटरमिनेंट तो तुम्हारे हाथ में है। ठीक, तो भाई आज का जो शायरी है वो है, अगर डिटरमिनेंट को करना है किल तो 0 और 1 के साथ करना पड़ेगा चिल। तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, खासियत, कि भैया जिसे हमारे में गुण है को हमको डांस करना आता है, हमको गाना गाना आता है और हम गिटार भी प्ले कर लेते हैं और बहुत इंप्रेस कर लेते हैं लोगों को। तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हो भाई सब? बढ़िया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज, जो डिटरमिनेंट की जान है। तो अगर आपको जान समझ आ गया तो भाई डिटरमिनेंट तो तुम्हारे हाथ में है। ठीक, तो भाई आज का जो शायरी है वो है, अगर डिटरमिनेंट को करना है किल तो 0 और 1 के साथ करना पड़ेगा चिल। तो भाई ये शायरी के साथ हम पूरे डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो भाई नारा याद रखना, इस नारे को तुमको पढ़ते पढ़ते बोलना है। क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। तो अपन ने फर्स्ट लेक्चर पे अपन ने क्या किया था, डिटरमिनेंट्स के बेसिक्स कवर किए थे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नया लड़का आया है, नया स्टूडेंट आया है देखने के लिए, वो पुराना लेक्चर पहले देखे, देन इस लेक्चर पे है। ठीक है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी से ही पूरा डिटरमिनेंट चलता है। तो अगर प्रॉपर्टी आपको नहीं आता है तो आप कुछ नहीं जानते। तो आज का लेक्चर मिस नहीं करना है, एक भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको रफ कर देते हैं, नारा को लिख लीजिए भाई, है ना। तो प्रॉपर्टीज जो है विच इज, भाई मैं किसी से पूछता हूं प्रॉपर्टी होता क्या है, तो क्या बताएंगे? प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? बताइए हमको, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो भैया हमको बताइए प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी का मतलब होता क्या है, बताइए। तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, खासियत, कि भैया जिसे हमारे में गुण है को हमको डांस करना आता है, हमको गाना गाना आता है और हम गिटार भी प्ले कर लेते हैं और बहुत इंप्रेस कर लेते हैं लोगों को। तो सेम डिटरमिनेंट में भी क्या है, प्रॉपर्टी, उसका भी गुण है, उसमें भी टैलेंट है। टैलेंट, प्रॉपर्टी का मतलब टैलेंट, जैसे तुम में टैलेंट होता है तो भाई डिटरमिनेंट में बहुत टैलेंट है। ठीक है, अगर तुमको प्रॉपर्टी आती है डिटरमिनेंट का, अगर टैलेंट आता है तो तुम बड़े से बड़े क्वेश्चन को इंप्रेस कर लोगे और इजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। तो भैया प्रॉपर्टी नंबर 1 ये बोलता है, अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, छोटू सा डिटरमिनेंट है, अगर इसके एलिमेंट में ले लिए ABC, अगर किसी भी, मैं उसको लिखता हूं पहले। ठीक है, पहला ये है अपना प्रॉपर्टी DEF। तो अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हैं, किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के, एक रो के या किसी एक कॉलम के, अगर तुमको ऐसा दिखता है, तो अगर किसी डिटरमिनेंट में किसी एक रो में तीनों एलिमेंट 0 हैं या किसी एक कॉलम में, जैसे ये R1 में तीनों एलिमेंट 0 हैं, यहां पे C1 में तीनों एलिमेंट 0 हैं, तो किसी भी रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट अगर 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान हो जाता है 0। ठीक है, तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, जो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है भाई, क्योंकि एलिमेंट 0 हो जाएगा, फिर एलिमेंट्स उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये बोलता है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलता है कि अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है और यहां पे लिखा है ABC और यहां पे फिर से लिखा है ABC और यहां पे कुछ और लिखा है DFG, तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर तुमको सेम दिखते हैं, हम शकल दिखते हैं, तो उसका आंसर भी होता है 0। देखो भाई, यहाँ पे R1 जो है और जो R2 है, दोनों का है, हम शकल है, तो जब भी तुमको हम शकल लिखा तो इसका आंसर कितना होगा भाई? 0। यहाँ 2 रो में हम शकल लिख रहे हैं, अगर तुमको 2 कॉलम में भी दिखता है ऐसे, जैसे यहाँ पे ABC DEF और यहाँ पे फिर से तुमको दिखा ABC, तो यहाँ पे C1 और C3 दोनों का दिख रहे हैं भाई हम शकल, तो जब भी 2 रो या 2 कॉलम हम शकल दिखा तो उसका आंसर आएगा 0। विश्वास नहीं हो रहा है तो भैया इसको सॉल्व करके देख लो, आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हैं तो उसका आंसर 0 आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी इज, अगर किसी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम एकदम हम शकल है, आइडेंटिकल है, तो इसका आंसर भी होता है 0। तो हम 2 प्रॉपर्टी पढ़ लिए, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, कहीं कि हमारे पास जगह नहीं है। हो गया भाई, तो हम रफ कर देते हैं। तो 2 प्रॉपर्टी हो चुके हैं, अब आते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी में। तीसरी प्रॉपर्टी में आप जहां बुलाए हम वहां चले आए। ठीक है, तो भाई अगर डिटरमिनेंट को करना है किल तो 0 और 1 के करना पड़ेगा चिल। इसको याद रखो और बार बार बोलो, क्वेश्चन तुमसे बनेगा। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर मगर
और कैसे बोले, अगर हमारे पास सिर्फ लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मैंने एक डिटरमिनेंट लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, इसी डिटरमिनेंट को क्या किया, इसका जो R1 है और जो R2 है उसको मैंने चेंज कर दिया। ये R1 है भाई, ये R2 है, तो मैंने R1 और R2 को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, मतलब R1 नीचे आ जाएगा, R2 ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे डी ई एफ, यहाँ पे बन गया ए बी सी, नीचे क्या है भाई जी एच आई। तो अगर तुम किसी भी दो रो को या दो कॉलम को, किसी भी दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे, आपस में बदलोगे, तो जो उसका आंसर आएगा, बदलने के बाद जो आंसर आएगा वो उसका आंसर माइनस में आएगा। बोलने का मतलब ये है, अगर तुमको मान लो, अगर तुम इसको सॉल्व करते हो, इसका आंसर आता है 10, ठीक है, फिर तुम कहा कि R1 और R2 को चेंज कर दिए, क्या किए, R1 और R2 को चेंज कर दिए, तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा -10। समझ लो, तो किसी भी दो रो को या दो कॉलम को तुम इंटरचेंज आपस में बदलोगे भाई, तो उसका आंसर में सिर्फ माइनस का फर्क आएगा, बाकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। ठीक, तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में। तो 4 ये बोलता है, अगर हमारे पास फिर से एबीसी लेते हैं भैया, डी ई एफ, एबीसीडी बहुत पसंद है हमको, तभी तो हम ले रहे हैं। ठीक, तो अगर हम क्या करते हैं, इसी मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स अपने को दिया है, इसका नाम अपन मान लेते हैं डी, दे सकते हैं नाम सबको भाई, नाम नहीं, बेचारे को नाम दे दिया। तो अगर हम इसका हम क्या करते हैं, देखो इसी में हम क्या करते हैं, इसको यहां पे बनाते हैं। हम क्या किए, यहां पे हम किए ये हैं कि जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दिए, पहला रो को पहला कॉलम में चेंज कर दिए, तो यहां पे ए बी सी आ जाएगा। ये R1 है उसको C1 में चेंज कर दिए, या R2 है उसको C2 में रख दो भाई, D E F, और R3 को किस में रख दो, C3 में, तो G H I। तो हम किए ये हैं कि रो को कॉलम में चेंज कर दिए। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो जब हम किसी भी रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को कैसे दिखाते हैं, मैट्रिक डिटरमिनेंट का नाम क्या है, डी, तो इसका ट्रांसपोज मतलब डी की पावर टी, मतलब डी के ऊपर हल्का टी लगा दो, या तुम इसको भाई ऐसे लिख दो, डी के ऊपर हल्का सा डैश लगा, दोनों का मतलब सेम है। तो भाई किसी भी डिटरमिनेंट का जब तुम ट्रांसपोज लोगे, तो जो इसका आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा, मतलब जो डी का आंसर आएगा वही डी ट्रांसपोज का आंसर आएगा। कितनी खूबसूरत बात है, बहुत टैलेंट है भाई इसमें, है ना। मतलब तुम्हारे पास अगर ऐसा दिया है और तुम क्या करते हो, इसका ट्रांसपोज ले लेते हो, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देते हो, तो इसका आंसर भी सेम आएगा इसके जैसा। समझ में आया कि नहीं भाई। ठीक, तो भाई ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो चुका है। लिखिए भाई, वर्ड की कमी है, जगह की कमी है। ठीक है, तो लिखिए उसको जल्दी से, लाइन बाय लाइन। आप मेरे साथ नोट्स बनाते रहे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, और बार बार नारा बोलते रहे। अगर डिटरमिनेंट को करना है किल, तो 0 और 1 के करना पड़ेगा चिल। चलो लिखिए, हो गया भाई। तो हम मिटा ही रहे हैं भाई इसको, है ना। तो हम ये मिटा दिए। और कई लोग सोच रहे होंगे सर के पास तो माइक ही नहीं था, कहां से माइक ला लिए, कहां से ला लिए, चुरा उरा के। तो भैया हमें चुराए नहीं है, इसको हमारे भैया जी दिए हैं, हमारे सर दिए हैं हमको, बुरा नहीं दिए हैं, हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई हमारे लिए भी अच्छा है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे को अब साउंड समझ में आएगा, क्या है कि नहीं तो बहुत ज्यादा नॉइज आता था, है ना, तो अब वो परेशानी नहीं रहेगी। तो हम धन्यवाद करते हैं कृष्णा सर जी का। ठीक, तो ठीक है भाई, प्रॉपर्टी नंबर 4 हो चुका है। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 5 में। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में ये है कि भाई यहां समझिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये बोलता है, अगर हमारे पास, फिर से आ जाओ भाई, हमारे पास अगर हम लेते हैं इसमें ए बी सी, इसमें लेते हैं डी ई एफ, यहां पे लेते हैं जी एच आई, ये एक मैट्रिक्स है। तो अगर किसी मैट्रिक्स को तुम के से मल्टीप्लाई करोगे, किसी मैट्रिक्स को अगर तुम के से मल्टीप्लाई करोगे, के क्या है यहाँ पे भाई, के इज एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी कांस्टेंट बोलो या नंबर बोलो। ठीक है, एनी कांस्टेंट या नंबर बोल देते हैं सिंपल भाषा में, है ना। इसका मान 1 हो सकता है, 2 3 4 5 10 20 1000 कुछ भी हो सकता है, अपन बस के लिए। ठीक, तो अगर इस के को तुम एक डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे हमने मैट्रिक्स में क्या करते थे, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते थे, तो हर एक एलिमेंट के साथ करते थे। यहां पे वो नहीं होगा बाबा, यहां पे ऐसा होगा कि जब तुम भी किसी भी नंबर को किसी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करोगे, तो इस नंबर को चाहे तुम पहले वाले रो में मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएगा, देखो अगर इसको मैं पहले रो में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, के ए, के बी, और यहां पे के सी, नीचे क्या हो जाएगा, डी ई एफ, और यहां पे जी एच आई। तो जब भी डिटरमिनेंट में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, तो उसको किसी एक रो में मल्टीप्लाई करो। मैं R1 में मल्टीप्लाई किया हूं, तुम R2 में कर सकते हो, R3 में भी कर सकते हो, या तुम कॉलम नंबर 1 में भी कर सकते हो, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, तुम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई करो। लेकिन ओनली ध्यान रखना
कि k को सिर्फ एक रो में ही मल्टीप्लाई करना है या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई करना है। अब तुम्हारा मर्जी, चाहे तुम R1 में करो R2 में करो, समझ आया? हर एलिमेंट के साथ नहीं करना है, वो मैट्रिसेस था, ये है डिटरमिनेंट, ठीक है, समझ आया? अब बात कुछ ऐसी है, अगर तुम इसको सॉल्व करते हो, इसका आंसर जो भी आएगा वही आंसर इसको भी आएगा। अगर ये वाले डिटरमिनेंट को मैं सॉल्व करता हूं, बस इतने को सॉल्व करता हूं, इसका जो आंसर है उसमें, इसका जो भी आंसर आएगा उसमें k का मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा, जिस पूरे का फाइनल आंसर आएगा वही आंसर सेम इसका भी आएगा। ये भी खासियत बात है ना? तो ये चीज समझ आ गई। तो जब भी k का मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है डिटरमिनेंट में, तो उसको सिर्फ एक रो या एक कॉलम में करिए, ठीक। अब यहीं से एक बात और पता चलती है हमको, कि बात ये पता चलती है कि अगर किसी भी रो में या किसी कॉलम में तुमको कुछ सेम दिखता है, कोई चीज सेम दिखता है, तो तुम उसको वहां से बाहर निकाल सकते हो, कॉमन ले सकते हो, ठीक है। देखो भाई, यहां पे हमको देख लो R1 में क्या दिख रहा है, R1 में ये पूरा R1 है, यहां देखो भाई, यहां वहां का है, देख रहे हो, तो R1 में जो है यहां k दिख रहा है, यहां k दिख रहा है, यहां k दिख रहा है। तो किसी भी डिटरमिनेंट में अगर तुमको किसी भी रो या कॉलम में कोई चीज कॉमन सेम दिखता है तो तुम उसको बाहर निकाल सकते हो। तो भाई R1 में k दिख रहा है तो हम इसको बाहर निकाल लिए, तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो यहां से ये बाहर निकल गया। अब जब यहां से k बाहर आएगा तो यहां a बचेगा, यहां k बाहर करो b बचेगा, यहां c, तो ये अपना डिटरमिनेंट बच जाएगा, जैसा का वैसा, समझ आया? तो दो चीजें हम समझे, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी एक रो या एक कॉलम में करिए, अगर तुमको किसी रो या कॉलम में कोई चीज कॉमन दिख रही है तो उसको तुम बाहर खींच के निकाल सकते हो, ठीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने अभी तुमको बताया, मल्टीप्लाई और कॉमन लेना, इसका यूज बहुत ज्यादा अभी क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है, समझ में आया भाई? तो प्रॉपर्टी नंबर 5 इज ऑल्सो डन। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 6 में। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है उसमें कुछ बात ऐसी है कि उसको हम यहां पे नहीं लिख सकते, तो हमको फिर से मिटाना पड़ेगा, तो जल्दी नोट करिए भाई। हो गया, ठीक भाई, हम रफ करते हैं, फिर हम यहां पे रफ करते हैं और आप देखते जाइए और हम दिखाते जाते हैं, ठीक है भाई। अब पढ़ते जाइए, हम पढ़ाते जाते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हमने कर लिया था क्या? नहीं, 5। अब करेंगे 6। तो 6 में कुछ बात ऐसा है, फिर से हम लेते हैं यहां पे कुछ मैट्रिसेस। यहां पे मैंने लिखा a प्लस x, यहां पे लिखा b प्लस y और यहां पे लिखा c प्लस z। और फिर से यहां कहानी d e f, यहां पे ले लिया g h i, ABCD हमको बहुत पसंद है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 ये बोलता है, अगर प्रॉपर्टी नंबर 6 ये बोलता है, अगर आपको किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट दो टर्म के सम के रूप में दिख रहे हैं, किसी भी एक रो या एक कॉलम, यहां पे एक रो दिख रहा है, देखो इसी चीज को मैं बता रहा हूं, पहले इसको समझो। अगर कोई डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या एक कॉलम में तुमको दो टर्म ऐसे जुड़े हुए दिखते हैं प्लस के रूप में, मतलब सम के रूप में, ठीक है। अगर किसी भी एक रो में दो टर्म क्या है, सम के रूप में लिखा है, और सारे एलिमेंट, फिर से सुनो, किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट किसी दो टर्म के प्लस के रूप में लिखे हैं, तो तुम इसको दो नए मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो। कैसे भाई? तो देखो कैसे तोड़ना है, इसी चीज को मैं दो मैट्रिक्स में तोड़ सकता हूं। अब तोड़ने का तरीका ध्यान से समझना, बहुत लोग को मिसकंसेप्शन होता है यहां पे। तो देखो बात सुनो, मैं कब तोड़ना है बोल रहा हूं। अगर किसी एक रो में के सारे एलिमेंट, मतलब सारे मतलब ये देखो R1 में क्या दिख रहा है हमको, a प्लस x, मतलब तीनों एलिमेंट दो टर्म के रूप में लिखे हैं, दो टर्म के जोड़ के रूप में। तो अगर तुमको किसी भी एक रो में दो एलिमेंट ऐसे जुड़े हुए दिखते हैं, तुम इसको, इस डिटरमिनेंट को, इस पूरे डिटरमिनेंट को दो नए डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। अब ब्रेक कैसे करोगे? तो हमको ब्रेक करना है सिर्फ R1 को, और बाकी चीज सेम रहेगा। मतलब ये जो दो है ये बस खड़े होकर देखते रहेंगे, ये जो दो रो है इसको कुछ नहीं करना, जैसा का तैसा। तो उसको जैसा का तैसा यहां पे उतार दो, D E F, यहां पे G H I, सेम यहां पे उतार दो D E F, यहां पे उतार दो G H I। समझ आया? तो दो डिटरमिनेंट्स हमको कोई मतलब नहीं है, इसको हमको डायरेक्टली उतार देना है, ठीक। अब जो पहला रो है उसको, उसके साथ हमको क्या करना है, देखिए। तो करना कुछ नहीं है, जो पहला एलिमेंट है उसको पहले वाले डिटरमिनेंट में लिख देना है, पहला A, जो पहला B और पहला C को, और जो सेकंड एलिमेंट है उसको इस वाले डिटरमिनेंट में लिख देना है। समझ आया भाई? ये चीज कब करोगे? जब किसी एक रो या एक कॉलम के हर एक एलिमेंट दो टर्म के जोड़ के रूप में, दो टर्म के सम के रूप में लिखे हैं। और तोड़ना कैसे है? तो उसको तोड़ोगे तो दो नया बनेगा, और ये जो दोनों है इनका कुछ काम नहीं है, इनको बस ऐसे ही जैसा का तैसा यहां पे रखना है, और बस जो दो टर्म के रूप में जुड़ा है उसको तुमको सिंगल कर देना है। भैया एक कपल बन रहे हैं, इसको सिंगल कर दो ना भैया। तो कपल एक साथ है, देखो कपल, हमको मजा नहीं आता, कैसे देख सकते हैं, इनको सिंगल कर दो। तो A को यहां रख दो, B को यहां और C को यहां, और दूसरा एलिमेंट को यहां रख दो, टूट गया।
समझ आया? तो जब भी ऐसा दिखे तुम उसको ऐसे लिख सकते हो, है ना भाई। प्रॉपर्टी जो है आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रॉपर्टी ही से बनेगा पूरा। जितने भी क्वेश्चन अगर तुमको सॉल्व करना है तो प्रॉपर्टी ही से बनेगा। मैंने बताया ना भाई, प्रॉपर्टी इज जान ऑफ डिटरमिनेंट, जान है भाई किसकी, डिटरमिनेंट की। तो अगर तुमको भाई समझना है इसको तो इसकी जान को समझो। कुछ और बोल दिए। दिल का दौरा। छठवां अपना क्लियर हो गया। छठवां ये जो था बहुत ही बेसिक था। अब जो लास्ट हम बताते हैं वो सातवां, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम तोड़ना सीख लिए हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जितने भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो 7 है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। और इसको आप ध्यान से सुनिएगा, नहीं सुनिएगा तो आपका बहुत ही बुरा हो सकता है, ठीक है। तो भाई हम प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। दिल थाम के बैठ जाइए और ध्यान से बोर्ड पे फोकस करिए, ठीक है, किसी और पे नहीं। तो हम इसको मिटा देते हैं भाई, है ना। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 7 आ गया तो तुम बहुत कुछ जान लिए। तो फिर से हम ABCD लेते हैं भाई, ABCDEFGHI, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए। प्रॉपर्टी नंबर 7 बोलता है कि तुम किसी एक रो में किसी दूसरे रो को जोड़ सकते हो, या तुम किसी एक रो में किसी दूसरे रो को घटा सकते हो, या तुम किसी एक रो में इसको भी जोड़ दो इसको भी जोड़ दो, या इस रो में तुम इसको घटा दो इसको भी घटा दो। समझ लो, मतलब इस प्रॉपर्टी में तुम किसी भी 2 रो या 3 रो को जोड़ सकते हो, 3 रो को घटा भी सकते हो। सेम तुम किसी भी 2 कॉलम को जोड़ सकते हो, या किसी 2 कॉलम को घटा भी सकते हो, या 3 कॉलम को जोड़ दो या 3 कॉलम को घटा दो। ये सब इस प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। तो अभी समझते हैं साइन। इसमें जो है इसको अपन बोलते हैं R1, रो नंबर 1 इसलिए R1, ये रो नंबर 2 इसलिए R2, ये रो नंबर 3 इसलिए R3, ये कॉलम नंबर 1 इसलिए C1, कॉलम नंबर 2 इसलिए C2 और कॉलम नंबर 3 इसलिए C3। ठीक है भाई। तो अब बात कुछ ऐसी है, अगर मेरे को R1 में मेरे को जोड़ना है R2 और R3 को, तो इसको कैसे लिखेंगे? R1 में जोड़ दो किसको? R2 को प्लस R3 को। इस चीज को समझो। यहां पे R1 लिखा है मतलब R1 में ऑपरेशन हो रहा है, मतलब R1 में कुछ चीज, R1 जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। इस साइन का मतलब होता है R1 जो है चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है भाई? कि R1 जो है चेंज होकर क्या बन गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ लो, जिसमें भी ऑपरेशन लगाते हैं उसको यहां पे लिखते हैं। जैसे R1 में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, उसके बाद क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको इधर लिखते हैं। तो R1 जो है इसका मतलब चेंज हो रहा है। तो R1 जो है वो चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है? R1 प्लस R2 प्लस R3 में। समझ रहे हो का नहीं? तो R1 प्लस R2 प्लस R3 में चेंज हो गया भाई। अब चेंज होके क्या बनेगा देखो, इसको मैं बताता हूं। तो R1 और R प्लस R2 को अपने को जोड़ना है। अब जोड़ना भी कैसे है? अगर तुम R1 में R2 और R3 जोड़ रहे हो तो सेम पोजीशन का एलिमेंट ही जोड़ता है। तुम भाई ए के साथ इसको नहीं जोड़ सकते। तो ये देखो, ये इसका पोजीशन, ये इसका पोजीशन, इसका, तो इन तीनों का पोजीशन सेम है, तो इन तीनों को पहले जोड़ दो। क्या बन जाएगा? ए डी प्लस जी। इन तीनों को जोड़ दो सेकंड एलिमेंट को, तो बी प्लस ई प्लस एच। इन तीनों को जोड़ दो क्या बन जाएगा? सी प्लस एफ प्लस आई। अब बाकी तो ये सब टुकुर टुकुर देखेंगे, डी एफ और जी एच आई। समझ में आया भाई? डी एफ और जी एच आई समझ में आया भाई? ठीक, समझ में आया तो ठीक है भाई, है ना। तुम किसी भी 3 रो को जोड़ सकते हो या सिर्फ 2 रो को भी जोड़ सकते हो। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, तुम 2 रो को घटा भी सकते हो और जोड़ भी सकते हो। समझ आया भाई? मल्टीप्लाई बस नहीं कर सकते हम किसी भी 2 रो या कॉलम को, ना डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ जोड़ कर सकते हैं या घटा सकते हैं। ये चीज समझ आया भाई? समझ आया तो ताली बजाऊं घर में बैठ के, ठीक है। ठीक, अब देखो मैं क्या बताया, तुम किसी भी रो में, जैसे R1 लिया, R1, तो R1 में तुम R1 में R2 जोड़ सकते हो, R2 को घटा भी सकते हो, मतलब किसी भी 2 रो को जोड़ के घटा सकते हो, जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। सेम तुम किसी भी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, ये भी कर सकते हो। ठीक, और क्या बताया मैंने कि तुम किसी भी रो में किसी 2 रो को जोड़ सकते हो। जैसे हमने 2 रो R1 में हमने R2 को भी जोड़ दिया और R3 को भी जोड़ दिया, ये भी कर सकते हो। और सेम तुम माइनस भी कर सकते हो, मतलब R1 में R2 को भी माइनस कर सकते हो, R3 को भी माइनस कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? सेम कॉलम में भी कर सकते हो कि किसी कॉलम में तुम 2 कॉलम को जोड़ दिए या घटा दिए। समझ लो, तो ये ऑपरेशन लगा सकते हो। अब जो बहुत ही थोड़ा सा अच्छा एक और इसी में बताते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। जैसे R1 में तुम क्या कर सकते हो? R1 में तुम क्या कर सकते हो? किसी R2 को R2 में, देखो R2 में 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 का मल्टीप्लाई के इसमें जोड़ सकते हो। मतलब
जैसे हमने R1 में R1 और R2 को जोड़ना है, तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे R2 में तुम 2 का मल्टीप्लाई कर लो और फिर R1 में जोड़ दो, ऐसा भी कर सकते हो। या R2 में तुम 5 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का, R2 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसको तुम R1 के साथ जोड़ सकते हो और घटा भी सकते हो। समझ आ रहा है? तो किसी दूसरे रो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो और उसको दूसरे रो में जोड़ दो या घटा दो। सेम तुम किसी कॉलम में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो और उसको दूसरे रो के साथ, दूसरे कॉलम के साथ जोड़े घटा सकते हो। रो से रो ही जुड़ेगा, रो से रो ही घटेगा, कॉलम से कॉलम ही जुड़ेगा और कॉलम से कॉलम ही घटेगा, है ना? ये रो और कॉलम को जोड़ घटा मत देना, ठीक है? ठीक, ये बात तो समझ आई। तो मैं क्या कर सकता हूं, किसी R2 में मैं किसी k का के मतलब कोई भी नंबर, तो R2 में तुम किसी k का मल्टीप्लाई करके उसको R1 में जोड़ सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, है ना? सेम कॉलम में भी कर सकते हो कि किसी कॉलम में C1 में तुम C2 में कुछ मल्टीप्लाई कर दो, k मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी, कोई भी नंबर 10, 15, 18, 90, कुछ भी नंबर, और उसको मल्टीप्लाई करके उसको C1 में जोड़ सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक, सेम चीज तुम तीन के साथ भी कर सकते हो, मतलब जैसे R1, ठीक है? तुम क्या कर सकते हो, R1 में तुम क्या किया, R2 में मल्टीप्लाई कर दिया k का और R3 में मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, और ऐसे करके भी जोड़ सकते हो। समझ लो, मतलब तुम किसी भी 2 रो या 1 रो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो और उसको दूसरी रो के साथ जोड़ दो या घटा दो, बात की रहेगी। तो मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि तुम जितने भी मैंने ऑपरेशन बताया है जो करके, वो तुम सब परफॉर्म कर लो। अब सुन, मैं बोलने का मतलब क्या है कि तुम ये सब ऑपरेशन परफॉर्म कर लो और ये करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका भी आंसर सेम आएगा नए वाले मैट्रिक्स के जैसा। क्या बोला मैंने, ये जो मैट्रिक्स अपने पास है उसमें तुम ये पूरा ऑपरेशन ये ऑपरेशन कर लो, ये सब ऑपरेशन लगा दो, तो ऑपरेशन लगाने पर जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका भी आंसर सेम आएगा पुराने वाले के जैसा। मतलब इसको तुम सॉल्व करो, इसका जो आंसर आएगा और ये चीज लगाने के बाद इसका जो आंसर आएगा, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है? तो ये ऑपरेशन का यूज करके हम डिटरमिनेंट को इजीली सॉल्व करते हैं, जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये सब ऑपरेशन अगर आप समझ नहीं आया तो फिर से भाई रिवाइंड करके देखिए। ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आना चाहिए। ठीक, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 आपको समझ आ चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना मजा नहीं जिंदगी में। जैसे जिंदगी में कुछ हो या ना हो लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए। जिंदगी में कुछ करो या ना करो लेकिन कुछ और बोल रहे हैं। मैथमेटिक्स में तुम कुछ करो या ना करो लेकिन क्वेश्चन जरूर बनाना। क्वेश्चन बनाने से मजा आता है, फील आता है। कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब देखो अटैक करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक है? तो भाई प्रॉपर्टी नंबर 7 को नोट करो और सब प्रॉपर्टी को लाइन से बनाओ, एकदम अच्छे से एक बार देख लो, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है? लिख लो भाई जल्दी, सबको रिवाइंड करो, अपने को यूज करना है। हो गया? अब हम रफ कर दें क्या? कर देते हैं भाई, तो फिर है ना, तो कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अब हम जो है धमाकेदार, जोरदार, शानदार और जो भी है वो सब क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है? तो अब लेते हैं हम, अब बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है? क्वेश्चन की ओर, और आपको भी आ जाना चाहिए। अब हम करने वाले हैं टाइप 1 के क्वेश्चन। ठीक है? तो भाई टाइप 1 के क्वेश्चन मतलब मैंने जो है डिटरमिनेंट चैप्टर के क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया है। सेम टाइप क्वेश्चन को टाइप 1 बोल दिया, दूसरे टाइप को क्वेश्चन को टाइप 2 बोल दिया, ऐसे करके मैंने टाइप करना है। ठीक है? तो हम करने वाला है टाइप 1 के क्वेश्चन। तो टाइप 1 के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, जो कि है 102, यहाँ पे है 18, यहाँ पे है 36, 1 3 4 17 3। ये है भैया सीन कुछ ऐसा है, सीन कुछ ऐसा है, और इसको हमको प्रूफ करना है 0 के इक्वल। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं विथआउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दिस, इसको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है विथआउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दिस। ये जो डिटरमिनेंट अपने को दिया है इसको अपने को सॉल्व करना है, इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे विथआउट एक्सपेंडिंग का मतलब है इसको बिना खोले, खोलना बता चुका है, इसको कैसे खोलते हैं भाई, डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं हमने बता चुका है। लेकिन यहाँ पे लिखा है विथआउट एक्सपेंडिंग, बिना इसको खोले इसका आंसर बताना है। तो विथआउट एक्सपेंडिंग का मतलब है कि तुमको प्रॉपर्टीज का यूज करना है, अपनी मन की शक्तियों को ध्यान में रखिए और प्रॉपर्टी का यूज करिए। प्रॉपर्टीज का यूज करके तुमको इसको सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टीज का यूज करके तुमको सॉल्व करना है। ठीक है? और विथआउट एक्सपेंडिंग का मतलब तुमको प्रॉपर्टी का यूज करना है और लास्ट में तुमको एक्सपेंड करना है। लास्ट में, शुरू से ऐसा एक्सपेंड करके इसको नहीं बनाना। ठीक है? तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे।
तो देखो भैया इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन। तो लेफ्ट हैंड साइड को अपन लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये जो है, देखो यहाँ पे 102 को हम लिख सकते हैं क्या, बताओ भाई 102 को क्या लिख सकते हैं, 17 into 6 लिख सकते हैं क्या, 102 को हम 17 into 6 लिख सकते हैं क्योंकि उसका मल्टीप्लाई करोगे तो वही है। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 6 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 6 into 6 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक। यहाँ पे 1 3 4, यहाँ पे 17 3 and 6। तो मैंने इसको जो है नंबर्स को मैंने ब्रेक कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, ठीक है। अब ब्रेक का है किया है, तो हमने आपको बताया था कि किसी भी एक रो या कॉलम में कुछ चीज सेम दिखे तो उसको पकड़ के बाहर खींच दो। तो पकड़ के बाहर किसी चीज को देखो, यहाँ पे R1 में देखो भाई, R1 में देखो, नजरे का डालो R1 में, यहाँ पे 6 दिख रहा है भाई, यहाँ पे 6 दिख रहा है भाई, यहाँ पे 6 दिख रहा है, तीनों में 6 दिख रहा है। R1 में हमको 6 कॉमन दिख रहा है, तो 6 को तुम पकड़ के बाहर निकाल सकते हो। जब 6 को बाहर निकालोगे तो सीन कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसा, ये 6 यहाँ से बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा 17, यहाँ पे 6 बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ 6 बाहर आएगा 6 बचेगा भाई, बचेगा भी ना। यहाँ क्या है 1 3 4, यहाँ क्या है 17 3 6। अब आप देखो ध्यान से देखिए इसको, क्या तुमको दिख रहा है, देखो भाई यहाँ पे R1 को देखो और R3 को देखो, कुछ लग रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। तो R1 और R3 जो है हमको एकदम हम शकल लग रहे हैं। तो भाई हमने बताया था जब भी तुमको हम शकल लगे, 2 रो या 2 कॉलम, तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो भाई इसका आंसर कितना होने वाला है, 0। कहाँ से, प्रॉपर्टीज से। हमने बताया है आपको कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम दिखे, हम शकल दिखे, तो उसका आंसर कितना भैया 0। इसका आंसर कितना आएगा 0। 6 into 0 कितना होता है भाई 0। हमने प्रूफ कर दिया, यही क्या है भाई हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या प्रूफ कर दिया, राइट हैंड साइड, बिना प्रसार की प्रूफ कर दिया। हमने खोला क्या डिटरमिनेंट को, नहीं खोला, और अपन ने प्रॉपर्टीज का यूज करके ये बना लिया। ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीपल में ब्रेक किया, कॉमन लिया, और दोनों हमको हम शकल दिखा, हमको हम शकल कौन कौन दिखा, R1 और R3। तो हम शकल दिखा तो हम क्या कर दिया, इसको 0 बना दिए क्योंकि प्रॉपर्टी होता है, ठीक। पहला क्वेश्चन समझ आए। अब लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है, हम इसको मिटा दें, लिख लो जल्दी, हो गया, हम मिटा दें, पॉज करके लिखा कर भाई, है ना, बताना नहीं पड़ेगा, आ रहा है भाई हमको। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि है, यहाँ पे है x y z, यहाँ पे a b c, और यहाँ पे है x plus a, y plus b और z plus c। इसको हमको प्रूफ करना है 0 के इक्वल। सेम क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग इसको प्रूफ करना, मतलब प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो भाई क्या करें भाई हम, देखिए, तो हम कुछ ऐसा करेंगे, देखो यहाँ पे x y z हमको दिख रहा है, यहाँ पे हमको जब भी तुमको डिटरमिनेंट में क्वेश्चन मिले तो घूर घूर के पहले देखो, डिटरमिनेंट को जितना घूर लो भाई ये कुछ नहीं बोलता है, यही बहुत खासियत है इसके, ठीक है। इसको जितना भी तुम घूर लो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन तुम बाहर में ये चीज करोगे तो बहुत पिटाई पड़ेगा भाई, है ना, करना भी नहीं, ठीक है। भाई ये सबसे पहले क्वेश्चन को तुम घूर लो, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे x y z, यहाँ पे a b c, यहाँ पे x plus a, y plus b, z plus c। तो भाई हम कुछ ऐसा करेंगे, हम क्या करते हैं, इसमें जो है इस वाले में ये क्या है C3, कॉलम नंबर 3, इसमें हम घटा देते हैं C2 को। तो हम क्या किए, प्रॉपर्टी नंबर 7 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बताया था ना, किसी भी 2 कॉलम 2 रो कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हो। तो हमने ये किया कि C3 में माइनस कर दिया C2 को। तो जब हम ऐसा करेंगे तो सीन कुछ ऐसा होगा, C1 जो कि ऐसा होगा और C2 तो भी ऐसी होगी, क्योंकि हम देखो जिसमें ऑपरेशन लगाओगे सिर्फ उसी में चेंजेस रहेगा, बाकी जो है ऐसे वैसे खड़े खड़े दिखते रहेगा, ठीक है। हम माइनस कर रहे हैं C3 में C2, ये अपना C3 है, इसमें माइनस करो C2, तो भाई इसमें ये माइनस करो x प्लस a माइनस a, तो a कट के यहाँ पे आंसर क्या आएगा x, इसमें माइनस करो b तो क्या बचेगा यहाँ पे y, इसमें माइनस करो c तो क्या बचेगा यहाँ पे z, ठीक। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है भाई, क्या लिया है लेफ्ट हैंड साइड, इतना समझ आया। अब देखो भाई C1 को देखो और C3 को देखो, तो C1 जो है और C3 है, क्या दिख रहा है, हम शकल, तो जब भी हम शकल लिखे तो क्या बोलो उसको, तुम्हारा आंसर 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 0, मतलब में हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड को ला लिया, हमने 0 प्रूफ कर दिया, हो गया ना 0 प्रूफ, हैंस प्रूफ। समझ आया क्वेश्चन। तो देखो भाई 2 क्वेश्चन हमने कराएंगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। इसको फटाक से नोट करिए भैया, जल्दी नोट करिए, मिटा दें हम इसको, जल्दी नोट करिए। हम नया क्वेश्चन लिखते हैं, हम नया क्वेश्चन लिखते हैं,
1 1 1 x y z, ठीक है भाई। यहाँ पे लिख दो y प्लस एक्स या x प्लस वाई, यहाँ पे लिख दो भैया y प्लस जेड, यहाँ पे लिख दो भैया x प्लस जेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आंसर है, तो इस क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना है और आंसर लाना है 0। तो कैसे लाएंगे भैया, फिर से 0, वही क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग, प्रॉपर्टी का यूज करो। तो भैया प्रॉपर्टी यूज करना है तो हम क्या करें, हमको बताइए। यहाँ पे दिख रहा है एक्स वाई जेड, यहाँ पे दिख रहा है एक्स वाई जेड, यहाँ पे दिख रहा है एक्स वाई जेड, मतलब अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो एक रो में पूरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। जब भाई किसी एक रो में पूरा सेम सेम दिखे तो हम इसको बाहर पकड़ के निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस R1 में जोड़ दिया R2 को। तो जब हम ऐसा करेंगे तो स्विंग कुछ ऐसा होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा भाई। इसमें इसको जोड़ दो, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा भाई। इसमें इसको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा भैया, x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा भाई। बाकी जो है वो खड़े खड़े दिखेंगे भाई, कुछ कर क्या सकते हैं, है ना। सीन कुछ ऐसा है, ये था अपना लेफ्ट हैंड साइड। देखो भाई R1 में देखो, यहाँ पे भी x प्लस वाई जेड, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमने बताया किसी भी रो या कॉलम में कुछ सेम लिखे तो उसको पकड़ के बाहर खींचो, पकड़ के बाहर जब खींचोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ गया भाई। और यहाँ पे इसको बाहर लोगे क्या बचेगा, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ z है, यहाँ x है, यहाँ y, यहाँ 1 1 1। अब भैया देखो R1 को और R3 को हम सकल लिखा, उनका आंसर 0, तो इसका आंसर 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 कितना आएगा भैया, आंसर 0। प्रूफ हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, हमको भी आता है, तुमको भी आना चाहिए। कैसी बात कर रहे हो सर, आप तो सर हो, आपको आएगा भाई, इजी है। हमको बताया ना तुमको, हम जो करते हैं, हम जैसा करते हैं हम वही बताते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है छुपा के रखते हैं, ठीक। तो भैया हमने पहला टाइप का क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो तीनों क्वेश्चन में हमको क्या करना था, 0 के इक्वल प्रूफ करना था। क्या करना था, 0 के इक्वल प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमने नोटिस क्या किया, समझो, जब भी हमको किसी डिटरमिनेंट को, इसको मैं क्या बोलूँ, डी का मतलब डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। जब भी हम किसी डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ करना होगा, तो करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा कि जब भी किसी भी डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ करना होगा तो हम यहाँ पे ये करिए कि हम क्या करेंगे, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को सेम बना देंगे। हम सकल बनेगा, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक। तो जब भी तुमको डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ करना होगा, भाई मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, तीनों में क्या हुआ है, हम सकल बने हैं, तो हम उससे ऑब्जर्वेशन निकाले, वहां से अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर कभी भी डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ करना है तो क्या करो तुम, किसी भी 2 रो को, मतलब किसी भी 2 रो या कॉलम तो क्या बना लो भाई, 0, है ना। मैं यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ भैया, मेक एनी 2 रोज और कॉलम हम सकल, है ना। हम सकल, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को हम सकल बना दो। हम सकल जैसे बनाओगे आंसर कितना आ जाएगा, 0, मतलब आंसर सही हो जाएगा। और हम सकल कब बनाओगे, इसको हम सकल दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा था भाई। तो हम सकल हम कैसे बनाए, हमको पैटर्न दिखा कि यहाँ पे xy दिखा, फिर z, यहाँ भी xy दिखा z, यहाँ भी xy दिखा z। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो किसी भी एक रो में क्या बना, पूरा सेम सेम बन गया। सेम बना तो हमको दिमाग है, हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन जैसे लिए तो हम सकल बन गया। तो भाई हम सकल तो बनाना है, तो हम सकल उसके लिए पहले दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो उसको हम सकल बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, जोड़ जाड़ के, माइनस करके, समझ आएगा। तो भाई हमने 3 क्वेश्चन कर लिया। अब हम तुमको एक आध क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, घर में बैठ के बनाएंगे भाई, ठीक है। तो हम इसको बिठा दें, बिठाई दीजिए। कहानी है हमारी और तुम्हारी, मैथ्स में सब कुछ चलेगा। अब हम तुमको एक होमवर्क देते हैं, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन लिखा है जो कि तुम्हारा होमवर्क है, इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, प्रॉपर्टीज का यूज करके। और तुम इसको सॉल्व करो, अगर कमेंट में लिख सकते हो तो इसका आंसर क्या प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये होमवर्क है भाई, इसको ईमानदारी से घर में बैठ के तुरंत सॉल्व कीजिए। आपको सभी आता है, सोचिए इसको कैसे इसको 0 के इक्वल प्रूफ करेंगे। हम सकल बनाना है, हम सकल आपको बनाना है, हमको नहीं, तो बनाइए और करिए, ठीक है। तो हमने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आते हैं हम टाइप 2 की ओर। तो भाई ध्यान से देखना, टाइप 2 में जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले अगर ये लेक्चर तुम देख रहे हो तो पूरी प्रॉपर्टी तुमको अच्छे से आनी चाहिए।
मतलब अच्छे से उसको पढ़ लो प्रॉपर्टी क्या बोलना है, वो कैसे यूज करना है, देन उसके बाद इस लेक्चर को देखना। अगर लेक्चर 2 नहीं देखे हो, पहले लेक्चर 2 देखो, उसके पहले लेक्चर 1 नहीं देखो तो पहले लेक्चर 1 देखो, फिर 2 देखो, फिर 3 लाइन से आओगे तभी समझ में आएगा। ठीक, तो हम आज करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, विच इज वेरी वेरी इजी। यहाँ पे जो है ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है, 1y y स्क्वायर 1 z और z स्क्वायर, ये y है ना भाई, इसको प्रूव करना है x माइनस वाई के इक्वल y माइनस जेड इंटू जेड माइनस। ये क्वेश्चन को हमने देखा होगा एनसीईआरटी में, वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव करना है x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, हमने जो हमारा नारा है, क्या है नारा, डिटरमिनेंट को करना होगा फिर तो 0 1 और 1 के साथ करो छी। हम वो नारा काहे बोलते हैं आज हम तुमको समझाएंगे, इसलिए बोलते हैं। तो अभी भी तुमको भाई देखो, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका हमने समझा है, डिटरमिनेंट में जितना 0 रहेगा उतना मजा आएगा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हमने बताया था कि किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है, मतलब उसका आंसर कितना आएगा, 0। समझ रहे हो क्या? तो एक डिटरमिनेंट में जितने 0 रहेंगे उसको सॉल्व करना उतना ही इजी होगा। ठीक है, तो जब भी तुमको 1 और 0 दिखे तो उत्सव मनाओ, है ना। 1 दिखे तो 1 को 0 बनाना आसान होता है, और हमको चाहिए 0, डिटरमिनेंट में 0 आ गया मतलब आंसर आ गया। तो देखो यहाँ पे 1 1 दिख रहा है, हमको किसी भी दो एलिमेंट को 0 बनाना है, 3 को बना नहीं सकते, काहे, क्योंकि इसका आंसर कुछ आ रहा है। अगर तीनों 0 बन गया तो इसका आंसर ही आता ही नहीं भाई। अगर किसी भी 3 रो में एक रो के या एक कॉलम के तीनों एलिमेंट 0 है तो उसका आंसर 0 आता है। यहाँ पे इसका आंसर कुछ आ रहा है, मतलब एक एलिमेंट को, किसी भी 2 एलिमेंट को हमको 0 बनाना है। ठीक है, तो अब 2 ही एलिमेंट को 0 बनाना है, तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम करते हैं ये है कि C1 में जो है माइनस कर देते हैं C2 को। तो जब हम ऐसा करेंगे तो C1 में माइनस के C2 को, तो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, 1 - 1। और हम क्या करते हैं, इस C2 में माइनस करते हैं C3 को। C1 में माइनस, देखो C1 में माइनस कर दो C2 को, और C2 में माइनस कर दो C3 को। C2 में किसको माइनस कर दो, C3 को। देखो भाई, जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं उसको पहले लिखते हैं, और उसी एलिमेंट को यहाँ पे भी लिखते हैं, क्योंकि उसी में तो ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक, अब देखो ऑपरेशन लगा के क्या होगा भैया, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व कर रहे हैं, याद रखिएगा, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो C1 - C2 करेंगे, मतलब इसमें इसको घटाएंगे, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे x, इसमें y घटाओगे तो x - y बन जाएगा। यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा, x² माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे C2 में घटाना है किसको, C3 को, इसमें घटाओ इसको, तो 1 - 1 0, y माइनस z, और यहाँ पे y² माइनस z², 1z z², ये बन गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको कुछ दिख रहा होगा, अब 2 0 बन गया, इसका मतलब भाई खुश मत हो जाना, इसको एक्सपेंड मत कर देना, समझो। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से भी 0 हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ से भी 0 हो जाएगा। जब थर्ड वाले एलिमेंट से करेंगे तो इसको, जिस रो में है उसको डिलीट कर दो, कॉलम में है इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो, बल्कि देखिए इसको सॉल्व जब करोगे बहुत ही टफ पड़ेगा। तो अभी भी सॉल्व नहीं किया, अभी देखो अभी सॉल्व एकदम सिंपलीफाई कैसे होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं बचपन में, कि a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी, और होता है a माइनस बी। तो x² माइनस y² को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 0, इसको x माइनस 1 रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस y इंटू x प्लस y। आया कि नहीं समझ, इसको हम y माइनस z, इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस z और y प्लस z। ठीक भाई, यहाँ पे जो है उसको ऐसे रहने दो। इतना समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। ठीक, अब देखो इसमें हमको, देखो C1 में, देखो C1 को घुरो और C2 को घुरो, तो C1 में जो है हमको x माइनस y कॉमन लिख रहा है, यहाँ पे x माइनस y है, यहाँ पे x माइनस y है। अब बोलोगे सर यहाँ पे नहीं है, अरे भाई 0 है, 0 के साथ x माइनस y लिख दूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा था, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे भी अगर 0 लिखा है मतलब वहाँ से भी तुम कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस y दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो C1 से x माइनस y को कॉमन ले लो, और C2 से किसको कॉमन लोगे, y माइनस z को। तो जब हम C1 से क्या लो, है ना, C1 से हम ले लिया x माइनस y को कॉमन लिया, है ना, और C2 से हमने किसको कॉमन लिया, y माइनस z को। तो जब तुम कॉमन लोगे दोनों से तो क्या सीन बनेगा, देखिए। सबसे पहले यहाँ से C1 से x माइनस y बाहर आया तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस y, C2 से क्या बाहर आएगा, y माइनस z, तो यहाँ पे लिखो y माइनस z। अब देखो अंदर का सीन कैसा है, यहाँ पे 0, इसको बाहर ले चुके, यहाँ पे कितना बचेगा 1, और यहाँ से x माइनस y बाहर लिए तो बचेगा क्या, x प्लस y, यहाँ पे लिखो x प्लस y। यहाँ पे 0, यहाँ पे x माइनस y में z बाहर ले लिया तो बचेगा 1, यहाँ से इसको बाहर ले लिया तो बचेगा y प्लस z।
और यहाँ पे 1z इतना ठीक है भाई। अब कहानी तुम्हारी आसान हो गई है। आप देखो, अब हम जब इसको खोलेंगे तो ये और इसे खोलेंगे क्योंकि आंसर 0 आएगा। लास्ट वाले एलिमेंट को खोलेंगे, जब इसको खोलेंगे तो इस रो और कॉलम को डिलीट कर दो, रो और कॉलम को, तो क्या बचेगा? बस ये, इसको सॉल्व करो। अब इसको तुम एक्सपेंड कर सकते हो। क्वेश्चन में ये बोलता है ना विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज एक्सपेंड, बिना एक्सपेंडिंग के अपने को विदाउट एक्सपेंडिंग करना रहता है। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब होता है कि तुम प्रॉपर्टी का यूज करो और लास्ट में एक्सपेंड करो। लास्ट में कब? जब किसी एक रो या एक कॉलम में मैक्सिमम 0 मतलब 2 0, मैक्सिमम मतलब 2, 3 मतलब इसका आंसर ही 0 हो जाता है, समझ लो। तो किसी लास्ट में किसी एक रो या एक कॉलम में अगर 2 एलिमेंट 0 है तो वहां से तुम एक्सपेंड कर सकते हो, है ना। अब इसको तुम आसानी से एक्सपेंड करो। यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई? x माइनस वाई, यहाँ पे क्या है? y माइनस जेड, और यहाँ पे देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो लास्ट वाले से होगा तो माइनस में, देखो ये किस में रहता है? प्लस, ये किस में रहता है? माइनस, ये किस में रहता है? प्लस, माइनस और प्लस, हमने पहले ही बताया, है ना। अब देखो लास्ट वाले को खोलो तो भाई ये रो और कॉलम को डिलीट कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे होगा, इसका इससे 1 से होगा तो y प्लस जेड ही रहेगा, माइनस इसका इससे होगा तो x प्लस वाई रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, x माइनस वाई, y माइनस जेड, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y प्लस जेड माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स माइनस वाई, समझ आया कि y और माइनस वाई कट गया तो बचा क्या? z माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, हमने प्रूफ कर दिया जो प्रूफ करना था, ठीक है। यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड लेके आ गया। क्या हुआ? मतलब हैंड्स प्रूफ्ड, समझ में आया भाई? कैसी चीज समझ में आया? बहुत ही इजी है। प्रॉपर्टी अगर आता है तो सब चीज बन जाएगा। तो तुमको कभी भी किसी डिटरमिनेंट में किसी एक रो में किसी भी एक रो या एक कॉलम में तुमको 3 1 दिखा, तीनों एलिमेंट 1 दिखे तो किसी भी 2 को 0 बना दो। क्यों 0 बनाने से क्या होता है? इसको सॉल्व करना इजी होता है, इसको एक्सपेंड करना, इसको खोलना इजी होता है, समझ आया? तो जब भी तुमको 1 दिखे किसी एक रो या कॉलम में तो समझ जाना बहुत ही मजा आने वाला है। तो किसी भी 2 1 को 0 बना दो, उसके बाद देखो हमने समझो हमने 2 1 को 0 बना दिया, बट हमने यहीं से खोला नहीं। क्यों नहीं खोला? जब तुम इसको खोलते, जब यहीं से खोलते तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। देखो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे डिफिकल्ट होगा, इसको इससे मतलब यहाँ कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं खोला। तो हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने से जो है ये थोड़ा इजी बन गया, कॉमन लेने से इजी बन गया, फिर उसको अच्छे से खोल दिया, समझ लो। तो तुमको कॉमन भी लेना है, याद रखना क्वेश्चंस में तुमको कॉमन लेना है। कॉमन लेने से ये इजी बन जाएगा, इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, समझ आया? पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको लिखो भाई जल्दी से। नोट कर लिया भाई? नोट हो गया ना? हम रफ कर रहे हैं, तो हम रफ कर रहे हैं। अब हम करते हैं सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। अब तुम लोग खुद सॉल्व करना सीख जाओगे। हम सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा, ये सब भाई क्वेश्चन है। 3 जो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले तीनों भाई है। पहला भाई तो तुम सॉल्व कर चुके, दूसरा भाई देखो, दूसरा भाई यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ पे x क्यूब, यहाँ पे 1y y क्यूब, यहाँ पे 1z, यहाँ पे z क्यूब। ये दूसरा भाई, इसको प्रूफ करना है x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाता है x प्लस वाई प्लस जेड। इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे भाई? सॉल्व करते हैं। हमने पहले ही बताया जब भी तुमको 3 1 दिखे तो 2 1 को 0 बना दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वाले में इसको माइनस किया। अब बताते सर हम ये दोनों को बनाए कि ये दोनों को बनाए, तुम्हारी मर्जी, किसी को बनाओ आंसर सेम आएगा, आंसर सही आएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको घटाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को इधर x माइनस वाई चाहिए। जब इसमें तुम इसको माइनस करोगे तो x माइनस वाई आएगा, फिर इसमें इसको माइनस करेंगे तो y माइनस जेड आएगा, समझ लो। ऐसा भी सोच सकते हो। बाकी तुम किसी भी 2 1 को 0 बनाओ आंसर सेम ही आएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और क्या करते हैं, C1 में घटा देते हैं C2 को और C2 में घटा देते हैं C3 को। तो जब हम इसे करेंगे तो देखो 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पे x क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे स्पेस को घटाओ तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे y माइनस जेड, यहाँ पे y क्यूब माइनस जेड क्यूब, ठीक है। अब इसमें इसको घटाओ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, और घटाना है, सिर्फ 2 ऑपरेशन लगाया, C1 में C2 घटाओ और C2 में C3 को, ठीक। बाकी एज इट इज रहेगा 1z जेड क्यूब, ठीक। अब देखो फिर से हमने 2 0 बन गया। यहाँ सॉल्व कर सकते हैं कि देखो
जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। अब क्या लेंगे, कॉमन। अब कॉमन कैसे लेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन में, और हर क्वेश्चन में बोल दूं मैक्सिमम क्वेश्चन में हम कॉमन लेके इजी बनाते हैं, तो ध्यान रखना भैया कॉमन लेंगे। अब देखो सीन कुछ ऐसा है कि हम करेंगे ये, देखो बहुत सीन बोल रहे हैं यार, कैसे मुंह से निकल जा रहा है। ठीक, तो हमने फिर से फॉर्मूला पढ़ा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, फिर आता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में, अगर याद नहीं है तो याद कर लो भैया, है ना, तो याद कर लो इसको। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो हम थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, जगह बचेगा 0, एक्स माइनस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फॉर्मूले से लिखते हैं भैया ना, गड़बड़ाना मत, इसको हम फॉर्मूले से यहाँ ऐसा लिखते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे 0, यहाँ y माइनस जेड, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। लास्ट वाला तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो भाई C1 और C2 को देखो, C1 और C2 को देखो, C1 में देखो x माइनस वाई कॉमन लिखा है, यहाँ भी x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई। C2 को देखो, यहाँ पे y माइनस जेड, यहाँ पे y माइनस जेड, बाहर खींच के निकालो भाई, जब भी कॉमन देखो उसको बाहर खींच के घर से निकालो, तो घर से उसको बाहर निकालोगे तो यहाँ पे जाएगा x माइनस वाई बाहर आ गया, यहाँ से y माइनस जेड बाहर आ गया। अब अंदर का देखते हैं क्या, यहाँ 0 है, यहाँ x माइनस वाई बाहर ले लिए तो 1 बचेगा, तो यहाँ से इसको बाहर ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो सेकंड वाले में 0 1, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। और लास्ट में क्या बचेगा भाई, 1 जेड, और यहाँ पे बचेगा जेड। बहुत ही परेशानी है चला। ठीक, ये हो गया। अब भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, कर सकते हो। अब हम सॉल्व करेंगे तो देखो इसको रो हटा दो, इस कॉलम हटा दो, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन। अब थोड़ा इजी हो गया, सॉल्व कर सकते हो, और तुम करो तो और कर सकते हैं ना, हम इसमें इसको माइनस कर सकते हैं और इजी हो जाएगा, बट ऐसे ही सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा क्योंकि इजी हो चुका है ऑलरेडी। तो हम उसको खोल देते हैं, तो खोलेंगे तो देखो x माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब जब इसको खोलेंगे तो थर्ड से खोलेगा तो प्लस माइनस प्लस, तो आंसर प्लस में आएगा भैया। यहाँ पे डिटरमिनेंट बचेगा ना छोटा वाला, ये रो हटा दो कॉलम हटा दो, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये सब बचेगा, तो इसको हम डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। इसको इससे करो तो देखो माइनस 1 का इससे होगा तो वही रहेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना समझ में आया क्या? अब देखो x माइनस वाई यहाँ पे है, y माइनस जेड यहाँ पे है, इसको इससे सॉल्व करो भाई, तो देखो क्या है, हम इसको थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ इनटू में है ये चीज, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट गया। और कुछ कट रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो देखो कुछ नहीं करना, नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब यहाँ पे अंदर में क्या बचा भाई, देखो अंदर में देखो इसको हम एक साथ लेते हैं, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख दिए इन दोनों को, और देखो ये एक्स वाई ये वाई जेड, तो ये प्लस वाई जेड और माइनस एक्स वाई यहाँ पे। ठीक, इतना समझ में है? हम इसको ऊपर में लिखते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तुमने लिख लिया है तो हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, कर दे रफ, बताओ कभी करेंगे, कर देते हैं। राइट साइड में यही लाना है ना, याद रखना। क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, डोंट वरी। अब देखो हम सॉल्व यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के यहाँ पे से फॉर्मूला लगा दो, तो क्या बन जाएगा भाई अंदर में a प्लस बी मतलब z माइनस एक्स और z प्लस एक्स बनेगा कि यहाँ ये फॉर्मूला भी मिटा रहे हैं, लिख लेना। क्या बनेगा z माइनस एक्स और z प्लस एक्स प्लस इन दोनों का फॉर्मूला लिखे हैं z माइनस एक्स z प्लस एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ दोनों में कॉमन y दिखता है तो y को बाहर ला लो, y जैसे बाहर लाओगे यहाँ से y बाहर आएगा तो z बचेगा, यहाँ से आएगा तो x बचेगा, तो अंदर में बचेगा z माइनस एक्स। कितना समझ में आया है? हाँ, x माइनस वाई वाई माइनस जेड। और देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, z माइनस एक्स। इस पूरे में देखो, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उसमें देखो, तो देखो इसमें भी अपने को z माइनस एक्स दिख रहा है, इसमें भी z माइनस एक्स दिख रहा है, तो इस z माइनस एक्स को इस z माइनस एक्स को बाहर निकालो। तो जब बाहर निकालेंगे हम तो यहाँ अंदर में क्या बचेगा, z प्लस एक्स और इधर प्लस वाई। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दो भाई, तो देखो यहाँ x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो इसको अच्छे से लिख दो, x प्लस वाई प्लस जेड। यही तो लाना था, यही तो है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन लिख लियो, देखो
ठीक, तो हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, राइट साइड ला लिया भाई, बहुत इजी ना। हमको क्या दिखा, 3 1 दिखा, एक रो में 3 1 दिखा तो हमने 2 को 0 बना दिया, 2 को 0 बना दिया। ठीक, अब हम खोल सकते थे, बट खोलेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत टफ पड़ जाएगा, यहीं से खोलेंगे तो हमने खोला नहीं। हमने क्या किया, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाने के बाद हमने c1 और c2 को घुरा, तो घुरने से हमको x माइनस वाई यहाँ कॉमन दिखा और यहाँ से y माइनस जेड कॉमन दिखा, तो उसको हमने बाहर खींच के निकाल दिया। तो बाहर खींच के जैसे ही निकाला फिर हमको थोड़ा सा इजी लगा, यहाँ पे अच्छा चीज दिखा, तो अच्छा चीज दिखा तो हम इसको सॉल्व कर दिए। सॉल्व क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे इजी लग रहा है मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व किया, माइनस s का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे फिर ऐसा कुछ आया, फिर यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, इसमें से y को कॉमन ले लिया। अब इस पूरे में इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म में मेरे को z माइनस x कॉमन दिख रहा था, हमने उसको भी बाहर खींच के निकाल लिया। तो जैसे हमने इसको बाहर खींचा तो यहाँ पे z प्लस x बचा और यहाँ पे y बचा, और इसको हमने रीअरेंज किया तो आंसर आ गया। समझ रहे हो, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बन जाएगा भैया, बढ़िया। रफ करते हैं भाई, उसको लिख लो जल्दी से, कर रहे हैं हम रफ। ठीक हो गया, तो भाई हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक और भाई है जिसको तुम सॉल्व करोगे और तुम खुद ही इसका आंसर बन गया तो कमेंट में बताओ कि हाँ सर बन गया है। ठीक है, हम इसको लेते हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ 1 y स्क्वायर z क्यूब है, यहाँ क्यूब है 1 y z क्यूब स्क्वायर z क्यूब, यहाँ पे है x माइनस y माइनस z माइनस x, और यहाँ पे x1 प्लस yz प्लस zx, xy yz zx। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व करके ये प्रूफ करना है। तीनों भाई थे ना, दो भाई को हमने सॉल्व कर डाला, क्यों कर डाला है, माना नहीं है, सॉल्व कर लिया। थर्ड को आपको बनाना है और इसको बनाइए और कमेंट में लिखिए हाँ सर बन गया, क्योंकि इसका आंसर तुम नहीं बता सकते ना वहाँ पे बना के। ठीक, कई लोग कमेंट में बना देते हैं, तो जिसको बना सकते हो बना दो। हो गया, हम इसको भी रफ कर रहे हैं, होमवर्क है तुम्हारा, लिख लीजिए होमवर्क। हो गया, कमेंट में बताना भाई बना कि नहीं। अब हम थोड़ा प्रस्थान करते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन की ओर। ये भी अच्छा ही क्वेश्चन था, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा था। अब आते हैं थोड़े से धमाकेदार क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आए तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, तब तक के लिए नजरिए यहाँ पे कराते हैं। ये जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसको हम बना के देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया कि जब भी क्वेश्चन लिखे सबसे पहले इसको घुरो भाई, तो जब तुम इसको घुरोगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको घुरेंगे तो हमको ये दिखा, हमको R1 में a दिख रहा है, यहाँ भी 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 दिख रहा है, यहाँ भी यहाँ भी दिख रहा है। R3 में देखो यहाँ से समझ रहे हो क्या नहीं। तो हमको दिखा तो हम क्या सोचे, इसको बाहर निकाल लेते हैं। जब भी कॉमन दिखे सब पकड़ के बाहर कर दो। अब कई बच्चे बोलेंगे C1 में भी तो दिख रहा है सर, C2 में दिख रहा है सर, C3, हाँ भाई वहाँ से भी सॉल्व करो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक, तो हमने R1 से a को बाहर लिया, R1 से अगर मैं a को बाहर लूंगा ऐसा, तो यहाँ पे देखो अंदर में R1 से मैंने a को बाहर निकाला, R2 से हमने निकाला b को, और R3 से हमने निकाला c को। जब हम ऐसा करेंगे भाई तो देखो यहाँ से a बाहर हो गया, a को a का स्क्वायर है, तो a के बाहर हो गया तो कितना बचेगा, माइनस a बस बचेगा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या लिखा, a निकाला तो यहाँ कितना बचेगा b, यहाँ c, यहाँ से b बाहर निकाले तो यहाँ बचेगा a, यहाँ से a b निकाले तो यहाँ बचेगा माइनस b, यहाँ से b निकाले तो बचेगा c, यहाँ से c निकाले तो बचेगा a, यहाँ c निकल गया b बचेगा, यहाँ पे एक c बचेगा। समझ आया कि नहीं। अब सीन कुछ ऐसा है, देखो a b b b c c c दिख रहा है कि नहीं। तो फिर से तुम कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेके भी बना सकते हो। अब बिना कॉमन लिए भी इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो हम बिना कॉमन लिए बनाते हैं, कॉमन लोगे फिर 1 बनाएगा, 1 बनाएगा तो 2 को 0 बना दो। मेन मकसद हमारा लास्ट में क्या है, किसी भी एक रो या एक कॉलम के 2 एलिमेंट को 0 बनाना। ठीक, तो अब देखो भैया हम क्या किए, इस R1 में हम R3 को क्या कर दिए, घटा दिए। हम क्या करें, इस R1 में R3 को जोड़ दिए, सॉरी क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो R1 में जब हम R3 को जोड़ेंगे, तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो देखो क्या यहाँ पे हाल होगा इसका। तो R1 में R3 को जोड़ दें तो माइनस a प्लस a कितना हो जाएगा 0, b प्लस b कितना हो जाएगा 2b, c माइनस c कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे a माइनस b c, यहाँ a b माइनस c। क्योंकि ऐसा कि लिटरली 2 0 बनाना था हमको एक रो में, बन गया 0। समझ आया भाई, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। बट a b c भी साथ में लेके चलेगा है ना भाई, के भूल मत जाना, a b c यहाँ पे साथ में है। ठीक, इतना तो समझ आया भाई। अब 2 0 बन गया, खोल दो भाई इसको, तो यहाँ पे a b c यहाँ पे है
जब हम इसको खोलेंगे तो देखो ये इससे तो आंसर 0 आएगा क्योंकि ये एलिमेंट 0 ये एलिमेंट 0, सेकंड वाला एलिमेंट से खुलेगा, ये प्लस में रहता है। बेसिक्स ऑफ डिटरमिनेंट में बताया हमने कोफैक्टर का, कोफैक्टर इसके लिए प्लस में रहता है, इसके लिए माइनस में, इसके लिए प्लस में। तो बेसिक ऑफ डिटरमिनेंट अगर नहीं पता तो देखते हैं, और कई लोग को पता है तो आगे बढ़िए। तो देखो इससे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, और ये इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर क्या होगा, इस वाले कॉलम को हटा दो, इस वाले रो, इसको रो इस रो को डिलीट कर दो, इस कॉलम को डिलीट कर दो, तो भाई देखो कुछ ऐसा बचेगा, यहाँ a बचेगा, यहाँ c माइनस c, और यहाँ पे a c माइनस c। और इसको सॉल्व करना जानते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो a b c यहाँ पे है 2b, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ac, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ac। समझ में आएंगे, माइनस ac होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर फॉर्मूले का माइनस, ये बीच का माइनस किसका है, फॉर्मूले का, और a और c को मल्टीप्लाई करोगे ac आएगा, ac माइनस में है, दोनों को ऐड हो जाएगा भाई, abc यहाँ पे abc, यहाँ 2b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 2ac। ठीक, अब 2 और 2 कितना हो जाएगा भैया 4, तो यहाँ बाहर में माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल लो। ठीक है, माइनस को हमने बाहर लिया, देखो ये यहाँ पे माइनस है ना, इसको माइनस 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, माइनस 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक, तो 2 और 2 4, और माइनस को हमने बाहर लिया, और a देखो ये a और ये मल्टीप्लाई होकर बन गया a स्क्वायर, ये b और ये b मल्टीप्लाई होकर बन गया b स्क्वायर, और ये c और ये c मल्टीप्लाई होकर बन गया c स्क्वायर। देखो भाई राइट साइड आ गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड को ला लिया, हमारी जीत हुई और आपकी भी साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी डन हो गया, बहुत ही इजी हलवा क्वेश्चन था, हमको a b c कॉमन दिख रहा था, हमने लिया, और कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, r1 में r2 को जोड़ दिया। तो जैसे हमको यही करना है, किसी भी एक रो एक कॉलम के दो एलिमेंट को 0 बनाना है, मैक्सिमम 0 बनाना है, क्योंकि 0 बनाने से इसको खोलना, डिटरमिनेंट को खोलना इजी हो जाता है। ठीक, समझ आया भाई, यहाँ से लेफ्ट एंड राइट इक्वल हो गए, हैंस प्रूव, जो भी लिखो इति सिद्धम। समझ आया, ये क्वेश्चन भी डन। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको जल्दी लिखो भाई, नोट करो, हम रफ कर रहे हैं। हम करते हैं रफ भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन लेते हैं, फिर से अपने नारा, अपनी शायरी को हम बोलते हैं, अगर डिटरमिनेंट को करना है किल तो 0 और 1 के साथ करना पड़ेगा चिल, अगर डिटरमिनेंट को करना है किल तो 0 और 1 के साथ करना पड़ेगा चिल। चिल करो भाई, चिल, और पढ़ो मैथ्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। ये भी बहुत ही हलवा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो बोर्ड में आ चुका है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, हमको इसको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आंसर कुछ ऐसा लाना है, ABC × 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अब भाई देखो, इधर हमको दिख रहा है, देखो इधर हमको क्या दिख रहा है, इधर देखो पहले, इधर हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है 1/a, यहाँ पे दिख रहा है हमको 1/b, और यहाँ पे दिख रहा है हमको 1/c। भाई इधर दिख रहा है क्या 1/a 1/b 1/c, तो भाई जब इधर नहीं दिख रहा है तो इधर कैसे आ जाएगा सॉल्व करने में, समझ रहे हो क्या? नहीं, हमको लाना ये है, वो चीज इधर है ही नहीं तो आंसर में कैसे आ जाएगा, तो पहले हमको ऐसा कुछ इधर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखो, इसको हम करते हैं सॉल्व, और यहाँ पे हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले हम क्या किए, तो हम क्या करते हैं देखो, हमने क्या किया यहाँ पे, हम ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि यहाँ पे अपने को चाहिए 1/a 1/b 1/c, तो हम करते कुछ ऐसा है, यहाँ पे हमको 1/a बनाना है, तो भाई यहाँ पे 1 दिख रहा है,
नीचे अपने को ए बनाना, तो क्या करूंगा, इस R1 में मैंने किया a से डिवाइड, तो जब हम R1 में a से डिवाइड करेंगे तो इस पूरे में जब a से डिवाइड करते हैं तो 1 + a डिवाइडेड बाय a, इस 1 को a से डिवाइड कर दो, इस 1 को a से डिवाइड कर दो। क्योंकि हमको राइट हैंड में साइड में चाहिए 1/e, हमको 1/b भी चाहिए, तो हम R2 में किया 1/b का डिवाइड, हम R2 में कर दिए b का डिवाइड, तो ये 1/b बन गया, यहाँ 1 + b by b, यहाँ पे 1/b, 1/c भी चाहिए तो R3 में हमने डिवाइड कर दिया c का, ये 1/c बन जाएगा, यहाँ पे 1/c और यहाँ 1 + c by c। ठीक, भाई तुम यहाँ पे R1 में a का डिवाइड किए हो, R2 में b का डिवाइड किए हो, RC में c का डिवाइड किए हो, कैसे कर दिए, अपने आप थोड़ी हो जाएगा। हमको पता है दुनिया में हर चीज बैलेंस रहती है, और मैथ्स में भी बहुत चीजें बैलेंस रहती है। तुम a का डिवाइड किए हो, b का डिवाइड किए हो, c का डिवाइड, अपने आप नीचे में आ जाएगा। पहले तो ऐसा था, तुमने डिवाइड किया है, उसको बैलेंस करने के लिए तुमको a, b और c का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? अगर हम इस a को R1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a और a कट जाएगा, इस a को अगर मल्टीप्लाई करूँगा R1 में, ये देखो यहाँ पे तो ये और a कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, b को R2 मल्टीप्लाई करोगे a b और b कैंसिल हो जाएगा, समझ लो। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे ABC लिख दिया, ABC से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? जब हम a को R1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो a हमने डिवाइड में लिखा है वो कैंसिल हो जाएगा, b को R2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिवाइड वाला b कैंसिल हो जाएगा, और c को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला c कैंसिल हो जाएगा। समझ आया? दुनिया में हर चीज का आंसर भैया, अगर a = b लेते हैं, अगर हम a में इधर 2 जोड़ रहे हैं तो इधर भी हमको b में 2 जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अपने आप यहाँ 2 जोड़ दिए, 2 कहाँ से आएगा हमको बताओ ना, अपने आप थोड़ी आ जाएगा, तो बैलेंस रखना है, तो इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा, कहीं कि 2 और 2 कैंसिल हो गए, जो था वही आ रहा है। समझ लो, मैथ्स में अगर इधर 2 जोड़ रहे हो तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इधर कर रहे हो लेफ्ट में तो राइट में भी करना पड़ेगा। समझ लो, तो वही चीज यहाँ पे हुआ है। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे ABC है, यहाँ पे इस a को देखो भैया, नीचे में 1 है तो हमको पता है हम बांटते हैं ना प्रसाद टाइप का, ये प्रसाद है, इसमें भी बैठो इसमें भी बैठो, तो 1/a हो जाएगा, और a इस a को दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको और एक स्टेप लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 1/a, यहाँ पे 1/a, यहाँ पे 1/b, यहाँ पे 1/b, यहाँ पे क्या है भाई 1/b + b/b, यहाँ पे 1/b, ठीक, यहाँ पे 1/c, यहाँ पे 1/c, और यहाँ पे 1/c + c/c। कितना समझ में आया भाई सबको? अब इधर देखो ABC यहाँ पे है, अब देखो 1/a तो ठीक है, a/a कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/a + 1, यहाँ पे 1/a पहले से है, यहाँ पे भी 1/a पहले से है। ठीक, सेकंड में क्या आ जाएगा 1/b, तो यहाँ से b भी कैंसिल हो जाएगा और 1/b + 1 आ जाएगा, और यहाँ पे है 1/b, समझ आया ना, b और b कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1/c, और यहाँ पे है 1/c, और यहाँ पे 1/c, और c और c कैंसिल होकर यहाँ +1 आ जाएगा। समझ आया? अब फिर से तुम यहाँ पे बोलो इसको, देखो अगर हम इस R1 में R2 और R3 को जोड़ देते हैं, समझो यहाँ 1 है, 1/a, 1/b, 1/c, यहाँ देखो 1/a, 1, 1/b, 1/c, 1/a, 1/b, 1/c और 1। अगर R1 में हम सबको जोड़ देंगे तो देखो ये वाला चीज आ रहा है, देखो हम कर रहे हैं R1 में क्या किए, R1 में R2 को भी जोड़े और R3 को भी जोड़े, तो हम तीनों को जब जोड़ेंगे तो ABC बाहर में पहले से, सीन कैसा रहेगा, हमको थोड़ा स्पेस चाहिए बाबू, तो यहाँ पे है ABC, यहाँ से हम जब इसको जोड़ेंगे यहाँ 1 + 1/a, 1/b और +1/c, समझ लो क्या है? ठीक, सेकंड में हम जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा है, हम कैसे कर रहे हैं, बड़ा दुख दर्द है, ये चीज समझ आया? हाँ, इसको हम लिखने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे है ABC है ना, फिर यहाँ पे देखो जब हम इसको जोड़ेंगे तो छोटा छोटा लिख रहे हैं, देखना भाई 1, देखो सबसे पहले क्या आएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, सेम चीज यहाँ पे भी आएगा 1/1 + 1/a + 1/b और +1/c, इन दो तीनों को जोड़ोगे तो सेम चीज आएगा 1 + 1/a + 1/b और +1/c। समझ लेना भाई ना, उसको तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी 1 + 1/a, 1 + b, 1/c, सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे। ठीक, अब सेकंड में क्या है, देखो यहाँ 1/b है, यहाँ 1/b + 1 है, यहाँ पे 1/b है, यहाँ 1/c, यहाँ 1/c, यहाँ पे 1/c + 1। अब भाई R1 को देखिए, R1 में देखो ये चीज सेम, यहाँ भी वही चीज दिखा है, यहाँ भी वहाँ पर, तो जब भी सेम दिखे तो पकड़ के बाहर खींच दो, तो पकड़ के जब बाहर खींचोगे यहाँ पे ABC है, जब यहाँ पकड़ के हम बाहर इसको खींचेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा 1/1 + a
प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, यही बनेगा क्या? और जो डिटरमिनेंट के अंदर क्या बचेगा, इसी के इनटू में है ना, ये चीज को हम नीचे लिखते हैं, इसी के इनटू में यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 1/b और यहाँ पे 1 अपॉन सी, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन बी प्लस 1, यहाँ पे है ना 1 अपॉन बी प्लस 1, यहाँ पे 1 अपॉन सी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 अपॉन बी, यहाँ पे 1 अपॉन सी प्लस 1। समझ आया भाई, है ना? हमने R1 से कॉमन ले लिया इस चीज को, यहाँ पे 1 1 बच गया बस, ठीक? समझ आया? इस चीज को यहाँ तक नोट करिए, हम इधर मिटा रहे हैं, जगह नहीं, तो जब हम इधर मिटाएंगे, मिटा दें, चलो मिटा देंगे, है ना भाई? पॉज करके इसका नोट्स बना लेना, ठीक? अब देखो, अब हमारे पास ऐसा कुछ है, यहाँ पे भी क्या है, ABC, है ना? यहाँ पे है 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। हम क्या किए, देखो हम क्या करें, हम कुछ ऐसे किए कि हम इसमें माइनस कर दिए। हम क्या किए, R1 में C1 में माइनस कर दिए C2 को, C1 में माइनस कर दिए C2 को और C2 में माइनस कर दिए C3 को। तो जब हम करेंगे C1 में माइनस करेंगे C2 को एंड C2 में माइनस करेंगे C3 को, तो C में कुछ ऐसा हो जाएगा, तो 1 - 1 यहाँ पे 0, 1/b में माइनस कर दो इसको, तो b और b 1 अपॉन b कट जाएगा और -1 यहाँ पे बचेगा। समझ रहे हो ना? 1 अपॉन b में माइनस करेंगे किसको, 1 अपॉन b प्लस 1 को, तो जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे आंसर कितना आएगा, -1। समझ आना चाहिए, है ना? और थर्ड वाले में थर्ड 1 अपॉन c कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक? ये हो गया। अब इसमें इसको घटाओगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, 1 - 1 0, और फिर से 1 अपॉन b प्लस 1 में 1 अपॉन b घटाओगे तो ये और ये कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे देखो 1 अपॉन, इसमें इसको घटाओ तो 1 अपॉन c कट जाएगा, -1 यहाँ पे बचेगा, तो बाकी तो ऐसा है 1 अपॉन b, यहाँ 1 अपॉन c प्लस 1। समझ में आया क्या? हाँ आ गया ना, आ गया ना? अब इसको खोल दो भैया, खोल दो, R1 से हम खोल दें, तो जब हम R1 से इसको खोलेंगे देखो यहाँ पे 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। तो जब हम इसको R1 से खोलेंगे तो ये और ये हट जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे होगा। देखो माइनस इंटू -1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 इंटू 1 कितना होता है भाई, 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पास हमारे पास आ गया ABC इंटू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। यही कहा है राइट हैंड साइड, जो हमको प्रूफ करना था। दिख रहा है इसको देखो, इसको देखो, दोनों सेम दिख रहा है ना? तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड ला लिया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड ला लिया, मतलब हमारा प्रूफ हो गया। समझ आया भाई? बिना प्रॉपर्टी का यूज करके बनाना था, हमने बना लिया। हमने प्रॉपर्टी का यूज किया और हमने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। तो भाई हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व करा है उसको तुम फिर से बिना देखे सॉल्व करो, तो तुम्हें एक डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं उसको पूरा क्लियरिटी हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, विश्वास रखिए, ठीक है? तो भाई आज के लेक्चर में हमने किया टाइप 2 का क्वेश्चन, टाइप 1 का हमने पहले लेक्चर में ही कर लिया था। समझ आ रहा है ना? तो हमने टाइप 1 टाइप 2 के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ नए चीज़ों के साथ जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही बताएंगे, ठीक? तो आज के लेक्चर में इतना ही। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो प्रॉपर्टी, उसके बाद क्वेश्चन पे अटैक करो, ठीक? तो लास्ट बार हम बोल रहे हैं अपनी शायरी, अगर डिटरमिनेंट को करना है किल तो 0 और 1 के साथ करना पड़ेगा चिल। समझ आया? 0 और 1 के साथ कहे चिल कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमें को डिटरमिनेंट में जहाँ पे ज़्यादा 0 दिखा इसको सॉल्व करना इजी हो जाता है, जिससे डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाता है। तो वही दिख रहे हैं वहाँ पे डिटरमिनेंट को करना है किल तो 0 से करना पड़ेगा चिल, है ना? तो किसी भी डिटरमिनेंट तुमको ज़्यादा 0 दिखे या 1 दिखाओ तो 1 को 0 बना लेंगे। तो हमको डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करना है तो हमको डिटरमिनेंट में मैक्सिमम 0 चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2, उसके बाद इसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक क्लियर, बाय।